हेलो फ्रेंड्स, रेनू अभिकम चैनल में एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने और स्वागत करती हूँ पूरे आदर और सम्मान के साथ। अभी एक धुन आप लोगों ने सुनी है और ये नेशनल एंथम था, ये सब जानते हैं। और जब भी ये हमारे कानों में जाता है, सुनाई देता है, तो हम जितने भी भारतीय हैं, इवन फॉरेनर्स भी, विदेशों में भी ये चीज़ें अच्छे से पता है कि जहाँ भी ये सुनाई दे इसकी धुन, वहाँ हम लोग तुरंत खड़े हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी प्लेस हो, कोई भी जगह हो, और उस समय हम कुछ भी कर रहे होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ बहुत चीज़ें और भी इस राष्ट्रगान से जुड़ी हैं जो बच्चों को और हमें, आपको, हर किसी को पता होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ये जो इसकी लिरिक्स लिखी गई है, हर कोई जानता है कि रिस्पेक्टेड टैगोर जी ने लिखी है और रिस्पेक्टेड रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती है 7 मई को, हर साल सेलिब्रेट करते हैं हम लोग उनके मान सम्मान में। और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ उनके व्यक्तित्व से रिलेट करके कुछ बातें करेंगे जो बच्चों को बिल्कुल पता होनी चाहिए। अगर जनरली हम लोग देखें तो हमारे बच्चे, मैंने ये चीज़ें मैं हर वीडियो में स्पेशली इस चीज़ को सामने लाती हूँ कि जब भी हमारे बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं, जो पोर्शन की चीज़ें हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, और जब नेशनल एंथम भी स्कूल में कराया जाता है, या बच्चों को सिर्फ इतना पता होता है कि हाँ ये लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, लेकिन वो व्यक्तित्व ऐसे हैं कि उनके बारे में आज के डेट में हमारे बच्चों को, और जो हमारी ये जो पीढ़ियाँ आ रही हैं, जो भारत, लास्ट लाइन आप लोगों ने नेशनल एंथम की जो है वो मैं बता दूं, भारत भाग्य विधाता, और लास्ट में बोला गया जय हे जय हे जय हे, तो लास्ट में यही इंडिकेशन, उसका अर्थ ही यही है कि भारत के भाग्य के जो विधाता हैं उनकी हमेशा विजय हो। तो इस सॉन्ग को बिल्कुल बच्चों को सुनना भी चाहिए और उसके अर्थ को भी जानना चाहिए। और जिन्होंने ये गीत लिखा है, आज के टाइम में ये बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि एक संगीत को लिखने के लिए या एक कविता को लिखने के लिए कितना प्रयास और कितना एफर्ट्स एक पोएट करता है, वो सिर्फ वही समझ सकता है कि किस तरह का माहौल, किस तरह का इन्वायरमेंट, या कितनी हमारे सामने आने से पहले उस पोएम को कितनी बार उस पोएट ने एफर्ट किए होंगे, लिखा होगा, फिर एडिट किया होगा, तब जाके वो चीज़ें, सपोज दैट आज के गाने ही ले लीजिए, उसी को एज ए एग्जाम्पल आप समझिए, तो आप देख सकते हैं कि उस राष्ट्रगान में, या टैगोर जी ने और भी जितनी कविताएं, जो आप, मैं बता दूं कि 2000 से भी ज़्यादा कविताएं वो लिख चुके हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ एक पोएट नहीं, वो एक उपन्यासकार, एक फिलोसफर के रूप में, जिन्होंने बहुत सारी भारत के लिए और स्वतंत्रता से रिलेट करके बहुत सारी ऐसी लघु कथाएं हमारे आपके लिए लिखी। और साथ ही साथ हमेशा से उन्होंने ये भी कहा है कि जो संस्कृति है उसको सपोर्ट किया, उसको लेके वो आगे आए हैं। और जो बंगला की, और ये ऐसे पोएट हैं जिन्होंने बंगला के लिए, यानी बंगाल के लिए, बंगला भाषा में, और हमारे देश के लिए, दोनों जगह जो राष्ट्रगान गाया जाता है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही लिखा गया था। हमारे देश का जनगण मन और बंगला, या जो बंगाल में गाया जाता है, आमार सोनार बंगाल, ये दोनों गीत रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखे और गाए भी। जैसा कि मैं बता दूं इस वीडियो के ज़रिए आप लोग को कि सबसे पहले ये 1911 में ही गाया गया। और इसके उपलक्ष्य में एक आप लोग को टैगोर जी की बात बता दूं कि गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला, जबकि ये नॉन यूरोपियन थे और पहले एशियाई ऐसे पर्सन थे। तो इनके व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, वीडियो में बने रहिए, पूरी कोशिश की है कि कम शब्दों में ज़्यादा बता पाऊँ। आगे बात करूंगी कि ये जो नेशनल एंथम है 1911 में, लेकिन इसको आधिकारिक रूप में अपनाया गया हम जो हमारे पहले राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 24 जनवरी 1950 को इसे आधिकारिक रूप में स्वीकारा गया। बात करेंगे थोड़ी सी अब टैगोर जी के बारे में। बचपन की बात अगर बताएं तो कहा जाता है आज के समय में ये वीडियो बिल्कुल बच्चों को भी सुनना चाहिए और उनको प्रेरणा लेना चाहिए। और हमारे जो पेरेंट्स हैं और जो हमारे घर का माहौल बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ रविंद्र जी के जीवन के बारे में अगर हम जान ले पूरी तरह से और पढ़ लें तो ज़रूर वो चीज़ें हम लोगों को इंस्पायर करेंगी और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा।
रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां पूरे लोग, सभी लोग कुछ ना कुछ ज़रूर थे। एक बहुत बड़ा परिवार था जिसमें 13-14 बच्चे थे उनके, जो नौकर चाकर भी लगे हुए थे। और इतने बच्चे जो संख्याएं थी उसमें सबसे छोटे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही थे। और उसमें भी उनकी एक बहन थी, स्वर्ण कुमारी नाम था जिनका, जिसमें से हर कोई ना कोई एक अच्छा पोएट, एक अच्छा फिलॉसफर, एक अच्छा पेंटर, एक अच्छा म्यूजिशियन, यानी हर कोई। फिलहाल तो बोला जाता है कि इनके फादर रिस्पेक्टेड देवेंद्रनाथ टैगोर हमेशा भ्रमण पे ही इधर उधर जाया करते थे और एक रिलीजियस यानी कि धार्मिक रिलीजियस रिफॉर्मर भी थे। इनकी जागीर काफ़ी जगह जगह तक फैली हुई थी। और ये सारे, जैसा कि मैंने इनका इंट्रोडक्शन कराया कि हाँ, ये एक पढ़े लिखे परिवार से थे जहाँ हर कोई ना कोई कविताएं लिखता था, कोई कथा लिखता था, कोई नाटक लिखता था, कोई पेंटिंग करता था, कोई एक अच्छा म्यूजिशियन था। तो एक घर का इन्वायरमेंट, जैसा कि हम लोग वीडियो में मैं या और भी लोग बताते ही हैं और पेरेंट्स भी जानते हैं कि उन्हें उनके बच्चे के लिए एक बेस्ट इन्वायरमेंट देना ही होता है, प्रोवाइड करना ही होता है। क्योंकि जो बच्चा देखता है वो सबसे ज़्यादा सीखता है, चाहे वो हम हों या बच्चे हों। ये चीज़ें, ये हमारी आपकी बिल्कुल राइट चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं। तो रविंद्र जी को शुरू से ही वही माहौल मिला हुआ था और बचपन में ही जब वो 8 वर्ष के थे, सिर्फ और सिर्फ 8 वर्ष के थे, तभी उन्होंने अपने जीवन की पहली कविता लिख डाली थी। और इसके साथ ही साथ मैं बता दूं, जब उनकी आयु सिर्फ और सिर्फ 14 ईयर्स की थी, 14 वर्ष के थे, तब उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया था। इसके बाद भी, जिनका नाम शारदा जी था, शारदा देवी। और इसके बाद अगर देखा जाए तो काफ़ी जगहों पे इन्होंने अपने फादर के साथ जहाँ जहाँ ये भ्रमण करने गए, साथ में ये भी गए, जिसमें से बहुत सारी ऐसी जगह थी जो हिमालय की सियालदा करके है, वहाँ एक जागीर थी इनकी, और शांति निकेतन में वहाँ इनकी एक जगह थी। तो सारी जगह इन्होंने देखी हुई थी। कहा जाता है बचपन में, जैसे कि आजकल हमारे बच्चों में भी ये पाया जाता है कि एक डेली का जो रूटीन बना हुआ है कि स्कूल जाना, फिर उसमें पढ़ाई करना और फिर 2 बजे छुट्टी या 12 बजे छुट्टी, टाइमिंग हो गया घर चलने का। तो ये जो रूटीन था वो टैगोर जी को बिल्कुल भाता नहीं था, पसंद नहीं आता था कि हाँ रोज़ वही जाना। और उसी तरह की, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो परंपरा बनी हुई थी शिक्षा प्रणाली की, ये जो परंपरा है, वो चीज़ें इनको कभी पसंद नहीं आई। लेकिन पेरेंट्स का कुछ ना कुछ अपने बच्चों को लेके सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन हर माता पिता शिक्षा को एक साइड रखते हैं और सोचते हैं कि उनके माता पिता ने चाहे जो भी कष्ट किया, लेकिन उनके बच्चों को नहीं होना चाहिए। और एजुकेशन की जहाँ बात आई, उनके बच्चे बेस्ट एजुकेशन उनको वो प्रोवाइड कर पाएँ, एनी हाउ, किसी भी कंडीशन में वो है, लेकिन उनके बच्चे को एक बेस्ट एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो ठीक उनके फादर का भी वही था, देवेंद्रनाथ टैगोर जी का कहना था, वो चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होके बैरिस्टर बने। और आपने देखा भी होगा, पिछले कितने सारे लोगों के बारे में मैंने बायोग्राफी बताई है, हर कोई किसी ने बैरिस्ट्री की हुई है लंदन में जाके, या जहाँ जिसको जैसे मिला है फैसिलिटी। तो इनका भी वही प्लान बना, इन्होंने सोचा कि इनको भी बाहर भेज के इनको बैरिस्ट्री के पढ़ाई के लिए इन्होंने इंग्लैंड ज़रूर भेजा। और ये बात है सन 1878 की, जब इन्होंने बैरिस्ट्री करने के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी कराया, दाखिला भी कराया। लेकिन वही है कि इनका मन वहाँ भी नहीं लगा, कि इनको वो चीज़ें समझ में नहीं आई, रास नहीं आई। तो सिर्फ आफ्टर 2 इयर्स, कम से कम 1880 में ये वहाँ से वापस आ गए। और कहा जाता है 1883 यानी 1883 में इनकी शादी भी हो गई। और जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ 8 वर्ष की उम्र में इन्होंने कविता लिखी। तो उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे जो चीज़ें हैं, यहाँ पे एक कविता लिखने वाला इंसान, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, कविता लिखने वाला इंसान कहीं ना कहीं चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, देखता है, और उसके आगे पीछे जो चीज़ें घटनाएं होती हैं उसी से वो इंस्पायर होकर लिखने के लिए प्रेरित होता है। तो शायद यही चीज़ें रविंद्र जी के साथ भी हुई होगी, ऐसा मुझे लगता है। उनके साथ भी यही हुआ होगा। और यही रीज़न है कि जिन्होंने एक कविता तक उतनी छोटी सी उम्र में लिखी, आगे जाते जाते उन्होंने 2000 से भी ज़्यादा कविताएं लिख डाली। और गीतांजलि के लिए वो एक ऐसे पर्सन, नॉन यूरोपियन बने जिन्हें नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। और ये भी कहा जाता है कि नाइटहुड भी उन्हें दिया गया। लेकिन हाँ, जो जलियांवाला बाग का कांड हुआ था उसके बाद ये बोला जाता है कि उन्होंने ये नाइटहुड वापस कर दिया था, नहीं लिया था।
तो इस तरह से टैगोर जी के जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों के सीखने लायक इसमें ये है। या हम पेरेंट्स भी हैं, कभी कभी परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे नहीं स्टडी कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन सीखने की चीज़ उनके में ये चीज़ है कि उन्हें लिखने की एक बहुत ज़्यादा उनके अंदर कला थी और उन्हें बहुत रुचि थी। तो उन्होंने उसी चीज़ पे फोकस किया और उसी के ज़रिए, और आज आप देख पाएंगे कि सिर्फ उस पोयम, एक नेशनल एंथम के ज़रिए ही पूरी दुनिया, पूरा देश रविंद्रनाथ टैगोर जी को काफ़ी अच्छे से जानता है। और गीतांजलि की भी बात मैंने आपको बताई, बाकी जो उन्होंने गद्य पद्य लिखे, बाकी और जितनी भी स्वतंत्रता के लिए, भारत की स्वतंत्रता से के लिए इंस्पायर होकर उन्होंने बहुत सारी लघु कथाएँ, बहुत सारी कविताएं लिखी हैं भारत के ऊपर भी अपनी बांग्ला भाषा में। और कहा जाता है बंगाल की संस्कृति को उन्होंने एक नया आयाम दिया, वहाँ की पृष्ठभूमि पे एक नई पहचान बनाई। तो रविंद्र जी को हर कोई जानता है, आप लोग देखेंगे, अभी आप देखिएगा तो हाँ, बंगाली लोग में हर किसी को ये सारी चीज़ें पता होती है, टैगोर जी के लिए मान सम्मान, और हम लोग एज ए इंडियन हम लोग भी उनका रिस्पेक्ट करते हैं। तो ज़रूर बच्चों को उनके व्यक्तित्व के बारे में पता हो। एक चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगती है, जो माहौल उन्हें दिया गया, कि रविंद्र जी को, जैसा कि मैंने कहा कि ये पारंपरिक जो एजुकेशन थी उन्हें पसंद नहीं आती थी, तो उनके भाई ने ही उन्हें घर में एजुकेट किया। और साथ ही साथ ये भी बोला जाता है, और जो मैं एग्री भी करती हूँ, कि बच्चे सिर्फ किताबों तक रह जाते हैं, लेकिन तब के टाइम में, ये तब की बात है, 1800 की बात है ये, कि जब रविंद्र जी का जन्म हुआ और उनका पढ़ाई में नहीं मन लगा, तो घर में ही उनको हर चीज़ की शिक्षा दी गई। जो सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ों का ज्ञान उन्हें दिया गया। और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी थी, जैसे उसमें तैराकी आ गया, जूडो आ गया, कराटे आ गए, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई गई। और साथ ही साथ जो उनकी पर्सनल जो उनकी था कि उनकी रुचि है लिखने में, कविताएं लिखने में या कथाएं लिखने में, ये सारी चीज़ों को भी उन्होंने लगातार कंटिन्यू जारी रखा अपने लाइफ में। धीरे धीरे इसी में उन्होंने प्रोग्रेस किया, और आज हम सभी जानते हैं कि हाँ, उन्होंने कितना नाम कमाया, और आज भी नहीं रहते हुए भी हम उन्हें हमेशा याद रखते हैं। और उनके सम्मान में जो उन्होंने नेशनल एंथम लिखा, हमेशा भारत की स्वतंत्रता के ओकेजन पे या डेली प्रेयर के बाद में भी स्कूल में हर जगह नेशनल एंथम सुनाया जाता है। तो इस चीज़ों से हम भी इंस्पायर हो सकते हैं बिल्कुल, कि हाँ, हमें अपने बच्चे को कैसे एजुकेट करना है, कैसे एक इन्वायरमेंट देना है। इसीलिए मैंने बोला कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की पर्सनैलिटी एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि जिससे हम पेरेंट्स भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और बच्चे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, और एक पूरा परिवार मिलके एक अच्छा इन्वायरमेंट बना के अपने बच्चों को कैसे आगे ले जाना है, सब कुछ सीख सकते हैं। एक चीज़ तो बिल्कुल देख सकते हैं हम लोग कि आपके बच्चों में जो काबिलियत है, जो दिख रही है, उसको लेके हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और बच्चों को भी ये चाहिए कि हाँ, अगर वो पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट उन्हें पसंद नहीं है, तो जो सब्जेक्ट उनको पसंद है तो वो उस चीज़ में बेहतर करेंगे, तो भी फ्यूचर में वो स्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें। और एक लास्ट चीज़ और टैगोर जी के बारे में बताना चाहूँगी कि एक हम लोग बुजुर्ग लोग कहावत कहते हैं ना, कि जब बचपने में डांटते हैं या कुछ ऐसी कहावत हमेशा कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती या करने की कोई उम्र नहीं होती। तो कहा जाता है कि आपने जब उन्होंने 60 एज, एट द एज ऑफ 60, जब उन्होंने 60 वर्ष की आयु क्रॉस की, तो उसके बाद उन्हें अचानक से उनका पेंटिंग में, ड्राइंग में मन लगने लगा। और उनकी पेंटिंग्स आप देखिए, सर्च करिए, काफ़ी कुछ पेंटिंग्स आप लोग देख पाएंगे कि उनकी पेंटिंग के ज़रिए उन्होंने काफ़ी कुछ दर्शाने की कोशिश की है। लेकिन समझने की बात ये है कि 60 वर्ष की उम्र में यहाँ हम सब उनसे मोटिवेट हो सकते हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं, चाहे वुमेंस हैं। स्पेशली मैं वुमेंस को बोलूँगी, मदर्स को बोलूँगी, जो अक्सर हार जाती हैं एक समय के बाद कि हाँ, हमारी एज हो गई या हमारी शादी हो गई, हम कुछ नहीं कर सकते। इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। या मेंस भी हैं, एक समय के बाद अगर वो डिमोटिवेट होते हैं, तो टैगोर जी को ये बारे में बिल्कुल पढ़ना चाहिए कि 60 एज क्रॉस करने के बाद भी उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई, ड्राइंग बनाई, जो सब आज हमारी आँख के सामने। तो आशा करती हूँ कि ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की छोटी सी जो एक लेख बायोग्राफी आप लोग के सामने आई थी, आप लोग को पसंद आई होगी। और बहुत जल्दी एक उनकी काफ़ी आप लोगों ने देखा होगा एक शिक्षा प्रणाली जो उन्होंने 1901 में
शांति निकेतन की स्थापना की, एक आश्रम के जैसे बनाया उसे, जहाँ बगीचे लगाया और बाकी बहुत कुछ। कोशिश करूँगी एक वीडियो बनाने की, आप लोग के सामने लाने की, जिससे भी उस वीडियो से भी आप लोग इंस्पायर होंगे और हम लोगों को पता चलेगा कि हाँ, टैगोर जी ने शिक्षा प्रणाली के लिए और भारत के विकास के लिए, एक शिक्षा को आगे ले जाने के लिए एक कदम कैसे आगे बढ़ाया और एजुकेशन को किस लेवल पे वो ले गया। तो आशा करती हूँ हर बार की तरह ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा और बहुत जल्दी मिलूंगी अपने दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आशा करती हूँ कि आप लोग सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।